जय हिंद। मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं पूरे भारतवर्ष के नवयुवकों को प्रेरणा देने वाले रंगनाथ, जो कि आते हैं रांजनगांव संभाजी नगर से। और रंगनाथ ने इस वर्ष गेट की परीक्षा में 911 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। और इससे ज़्यादा जो बात काबिल तारीफ़ है वो ये है कि जिस तरह से परिवार से ये आते हैं, जिस तरह के बैकग्राउंड से ये आते हैं, जिस तरह का स्ट्रगल इन्होंने फेस किया, वो वर्थ सल्यूट है, वो वर्थ एप्रिसिएशन है। ये कहानी हर उस बच्चे को सुननी चाहिए जिसे लगता है कि मेरे पास चीज़ों का अभाव है, मेरे पास पैसों का अभाव है, मेरे पास सुविधाओं का अभाव है, फिर भी क्या मैं उससे लड़कर, क्या मैं अपनी जगह बना सकता हूँ, क्या मैं अपने परिवार को वो सब दे सकता हूँ जिसका सपना मैंने बचपन में देखा था। रंगनाथ एक ऐसी कहानी है। सबसे पहले रंगनाथ, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चूँकि रिजल्ट आए हुए थोड़ा समय हो गया है तो आपके चेहरे पे वो रिएक्शन तो मुझे मिल नहीं पा रहा है। वो रिजल्ट की शाम और रिजल्ट के दूसरे दिन वो रिएक्शन मिलता है। फिर भी थोड़ा बताओ, क्या कैसा फील कर रहे हो कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है और पिछले अटेम्प्ट में 3356 रैंक 3000 रैंक आई थी, इस बार 911 रैंक आई। और उसके पहले क्या रैंक रही? उसके पहले क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उसके पहले क्वालिफाई नहीं, 0.33 पर मार्क्स से रह गया था क्वालिफिकेशन। मतलब 22.33 आए थे, 22.5 पे क्वालिफाई था। क्वालिफाई नहीं किया, फिर 3000 रैंक, फिर 911 रैंक। कैसा है ये जर्नी, कैसा फील होता है? सर मतलब पहले तो इतना मतलब एक्सपेक्ट मैंने अंडर 200 किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट में वगैरह जो मार्क्स थे, जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे उसमें 65 अबव 70 तक मार्क्स आ रहे थे और वो अंडर 200 के लिए इनफ होता है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के दिन कुछ मतलब जो पिछली बार मैंने एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दिया था 2023 का, उसमें मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से 5-6 मार्क्स नेगेटिव गए थे। तो इस बार जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा, मुझे पता था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सीरियस रहता है, वो करना पड़ता है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठा तो वो पिछले वाली गलती की फिर से गलती नहीं करनी है, तो वो चीज़ दिमाग में घूम रही थी। तो उसी वजह से मैं हर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करते जा रहा था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चंस देता था मेरा टाइम बच जाता था कि एग्ज़ाम होने के बाद 10-15 मिनट। तो इस बार मुझे लगा कि टाइम तो बच जाएगा, तो मैंने एक हर क्वेश्चन डबल 2 बार सॉल्व करते जा रहा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से सॉल्व करते गया, लेकिन लास्ट में 4 क्वेश्चन छूट गए। तो और वो 4 क्वेश्चन मतलब ऐसे बुक में लिखे रहते हैं ना कि ये इसका ये है तो यही रहेगा, वैसे 4 क्वेश्चन थे। और वो मुझे याद है कि मतलब उसके 50-50, 60-60 क्वेश्चन ऐसे मैंने सॉल्व कर रखे थे उस टाइप के, वो छूट गए। और वही 8 मार्क्स मतलब जो रैंक है वो 200 से ड्रॉप डाउन होके 900 तक आया। तो वो एक था, जब एग्ज़ाम के बाहर निकला तो मुझे पता था कि मतलब जो हो सकता था, कि जिसके लिए अपन ने पूरा प्रिपेयर किया था वो हाथ में था, लेकिन फिर छूट गया वो। तो वही एक फील तब मतलब ऐसा लगा था कि था अपने में सब, अपनी गलती नहीं थी लेकिन अपनी ही गलती थी, ऐसे हो गया वो। वो समझ में नहीं आया वो। तभी एक सीन था, मतलब वो जो थिंग है ना कि वो 4 क्वेश्चन, वो अभी भी सपने में आता है कि यार वो 4 हो जाते थे तो हो जाता था। मतलब जिसके लिए इतना पढ़े, इतना मतलब कुछ चीज़ें जो फन रहता है दोस्तों के साथ, कुछ पार्टीज रहती है, जो घूमना रहता है, वो सब अवॉइड किया था। कॉलेज के फेस भी नहीं जाता था। कॉलेज का मैंने मोस्टली एक ही फेस किया था, वो भी फेयरवेल क्या किया था, जो ट्रेडिशनल डे रहता है, डांस रहता है, वो कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी एग्ज़ाम है तो अभी पढ़ना है, तो उसी का था। अभी भी परेशान करता है रोज रात को 4 क्वेश्चन? अभी हाँ, मतलब लेकिन अभी तो मतलब एक रियलाइज़ कर लिया है कि जो भगवान देता है वो अच्छे के लिए देता है। और पिछली बार मुझे 45 मार्क्स थे, पिछली बार मेरे 6 मार्क्स नेगेटिव हो गए। तो पिछली बार से इस साल में जो सीखा, वो जो 1 साल की जर्नी थी, उस साल में मैंने मतलब बहुत रियलाइज़ किया कि मतलब उस टाइम पे अपन परफेक्ट नहीं थे, इस टाइम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है बिहेवियर में, पेशेंस लेवल में, जो मैं थोड़ा सा एक्टिव था, मतलब कैसे कि कुछ हो जाए तो लगे डायरेक्ट रिएक्ट कर दूंगा कुछ चीज़ों पे। जैसे लाइफ में कभी फ्रेंड्स रहते हैं, अटैचमेंट्स हो जाते हैं, दोस्त रहते हैं, तो कभी कभी
अपन एक्सपेक्ट कर लेते हैं दोस्त से कि भाई ये कर देगा, लेकिन वो नहीं होता है। तो मैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिएक्टिव था। लेकिन अभी वो एक साल जो था वो लास्ट 2023 से 2024 ये वाला, इस साल में बहुत सारी चीज़ें सीखा, भगवान पे ट्रस्ट करना सीख गया। कि मतलब पहले मैं भगवान को कोसता था, क्योंकि लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया 45, मुझे पता, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर इस साल के कंपैरिजन में इजी था, और लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन गलती मेरी हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गए। तो उस टाइम भी मैं कोसता रहता था, एक मतलब 2-3 महीने में कोसता रहता था भगवान को कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसे, कि मतलब मैंने तो पढ़ा था ना, मैंने कि ऐसे दिल से पढ़ा था, ऐसे लाइफ में 12th में भी मैंने दिल से जेई या नीट की एग्ज़ाम नहीं दी थी, दिल से कोई एग्ज़ाम नहीं दी थी। ये फर्स्ट टाइम था कि पूरे दिल से दिया था, शिद्दत के साथ दिया था, और वो नहीं हुआ। तो फिर वो भगवान को कोसता था। लेकिन मेरा एक ब्रदर है, कज़िन, वो तो उसने मतलब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो वो थोड़ा सा मुझे ये करता था कि तू भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा, और अगर तेरे शिद्दत से चाहने के बाद भी तुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मे बी भगवान के पास तेरे लिए कुछ बेटर प्लान होगा। तो उसी चीज़ को अभी ध्यान में रखता हूँ, और जब भी ये हॉन्ट करता है कि 4 क्वेश्चन छूट गए, तो सोचता हूँ भगवान जो करेगा ना तो कर लेगा, वो अच्छा कर लेगा। बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कई बार लेट गो करना भी जीवन में ना। आप उसको थाम के बैठ जाते हो, और आपको तो लग रहा है कि दिन भर में मेरे दिमाग में ये जो गिल्ट है एक ही बार आ रहा है, पर आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो गिल्ट लगातार टहल रहा है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो पेन है ना, वो फिज़िकल नहीं है, मेंटल है। और आपको कोई धोखा दे दे, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। लोग को बड़ा पेन होता है, मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, मेरे को किसी ने चीट कर दिया, प्यार में हो, फाइनेंस में हो, दोस्ती में हो, किसी भी चीज़ में हो, कि लोगों ने मुझे चीट कर दिया, बहुत दुख होता है। पर पता है सबसे बड़ा गिल्ट होता है जब आप किसी को चीट कर दो। हाँ, सेल्फ गिल्ट से बड़ा कोई पेन नहीं है, और ये हर किसी को फील नहीं होता। एक जो आम इंसान होता है, जो आमतौर पे अच्छा करना चाहता है, पर कभी कहीं उससे ऐसी कोई गलती हो गई, कभी किसी के साथ उसने गलत कर दिया, कभी किसी के साथ जाने अनजाने में, मजबूरियों में शायद धोखा कर दिया। कई बार कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ होगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, हो सकता हो कुछ मजबूरी। उसके बाद जो सेल्फ गिल्ट आता है, तो सेल्फ गिल्ट इंसान को ना अंदर से खोखला कर देता है। लेट गो करना सीखना चाहिए। 4 नंबर नहीं थे गए। इसका एक और थ्योरी है, इसका एक थ्योरी, 2 थ्योरी बताता हूँ। एक तो आपने सुना होगा कि जीवन में कुछ होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर, कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर। तो शायद अब ये अपने कंट्रोल के बाहर जा चुका है, वो 4 क्वेश्चन जा चुके हैं, राइट। अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि अब ये जो नंबर आए, ये जो रैंक आए, इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं, बेस्ट नौकरी कर सकते हैं, क्या अपने जीवन बना सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी अच्छी थ्योरी है कि लोग बोलते हैं यार वो 4 नंबर छूट गए, काश एक मौका और मिल जाए वो पेपर लिखने का। द पॉइंट इज, जिस समय आप वो पेपर लिख रहे थे, वो आपके हिसाब से उस समय पे वही हो सकता था। लोग कहते हैं काश मुझे वहां वापस जाने का मौका मिल जाए। इस पे एक थ्योरी है, ये फिजिक्स की थ्योरी है, कि अगर तुम्हें फिर से मौका मिलेगा उस जगह पे जाने का, तो तुम फिर वही करके आओगे जो तुमने किया है, अगर तुम्हें ना पता हो पिछली बार क्या किया था, राइट। अगर तुम्हें नहीं पता पिछली बार क्या गलती हुई है और तुमको वापस फिर उसी सिचुएशन खड़ा करे, तो आप फिर वैसे ही बिहेव करके वापस आ जाओगे। तो ये अपने आप को थॉट देके लेट गो करना चाहिए कि अगर यार मेरे को फिर से मौका मिलेगा ना, जैसे मैं आज सोचता हूँ कि क्या मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं करता, हाँ, क्या मेरी ऐसी दोस्ती ना होती, क्या मुझे कोई गाइड कर देता, मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं करता। पर मुझे लगता है अगर मैं वापस समय में जाऊँगा, जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात होगी, होता वही जो होना था। एक बड़ी हॉलीवुड की मूवी भी बड़ी अच्छी इस पे है, टाइम मशीन नाम है, क्या नाम है, जिसमें एक इंसान है, वो अपनी प्रेमिका को बचाने की बार बार कोशिश करते हैं, समय में वापस जाते हैं, उनकी प्रेमिका किसी कारण से मौत हो जाती है, तो अगली बार फिर समय में वापस जाते हैं, जिस कारण से मौत हुई थी उसको रोकते हैं, तो उससे बच जाती हैं। आगे आए, फिर किसी और कारण से उनकी मौत हो गई, फिर अगली बार गए, यहाँ से भी बचाया, यहाँ से बताया, किसी और कारण से मौत हो गई। तो एक समय पर अगर उनको रियलाइज हो जाता है कि यू कैन नॉट चेंज व्हाट इज गोइंग टू, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। थोड़ा सा जीवन में चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए, जो आजकल बच्चों के अंदर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जिद पकड़ लेते हैं। इसके पीछे प्रेशर भी है। अभी आप बता रहे हो कंपटीशन का इतना प्रेशर आपके ऊपर है कि आपने कॉलेज फेस्ट नहीं अटेंड किए, हाँ, दोस्ती यारी से दूर हो गए, इतने सारे मतलब कैसे हो जाता है कि अगर मतलब कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए तो फिर लगता है कि बाकी कर देंगे, अगर नहीं मिला 1-2 साल फन तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ अगर मिल गई तो अच्छा, मतलब वो फाइनल आउटपुट जो उस चीज़ से मिलेगा कि एक खुद के लिए एक इज्जत बढ़ जाती है कि
मतलब मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करी है, और वो जब मतलब हमें अपना पोटेंशियल पता रहता है कि हम कर सकते हैं और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम देता है। इसलिए उसको ये मतलब बाकी चीज़ें थोड़ा सा बाजू में रखा था। थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, घर में कौन कौन है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, स्कूल कैसा था, ये सारी बातें करते हैं। तो मतलब मैं तो प्रॉपर मतलब मेरा जन्म हो गया था नांदेड़ जिला में, नांदेड़ जिला में किनवट तालुका है, उसमें एक राजगढ़ गांव है, राजगढ़ गांव में। हाँ, तो वहाँ पे बर्थ हुआ था। और फिर पापा उस टाइम पे मतलब कुछ फैमिली इश्यूज वगैरह थे, तो फिर पापा ने वो छोड़ दिया था गांव वगैरह पूरा। तो गांव में आप लोग का व्यवसाय क्या है, खेती वगैरह है? नहीं, गांव में खेती वगैरह नहीं थी। जो ये थे मतलब आजो ग्रैंडफादर थे, तो वो हेडमास्टर थे स्कूल पे, तो वही था। लेकिन पापा के कुछ इश्यूज हो गए थे उनके साथ, मतलब फैमिली के साथ, तो फिर पापा ने छोड़ दिया नांदेड़ वगैरह, और पापा डायरेक्टली यहाँ पे संभाजी नगर MIDC में काम के लिए आ गए थे। तो तब पापा के पास कुछ भी नहीं था, ऐसे ही आ गए थे। आप थे? नहीं, मैं तब पैदा हुआ था, जस्ट 1-2 साल का था। तो घर में कौन कौन? माता जी, मम्मी, मैं, भाई और पापा। भाई छोटा है? भाई अभी 12th के एग्जाम दिए उसने। तो आप चारों लोग, नहीं तब आप छोटे थे, तब हाँ, आप लोग मूव करके आ गए संभाजी नगर? संभाजी नगर। हाँ। तो तब फिर पापा मतलब सिक्योरिटी गार्ड, तब भी सिक्योरिटी गार्ड ही थे, तो पापा जॉब करते थे। और फिर पापा संभाजी नगर में सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ, माइलन बोल के एक कंपनी है वहाँ पे। अच्छा, ये प्राइवेट थर्ड पार्टी होगी, किसी ऑफिस भेजती होगी? थर्ड पार्टी थ्रू है, थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। तो थर्ड पार्टी वाला नौकरी बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, उसमें गारंटी भी नहीं रहती है, कोई गारंटी नहीं थर्ड पार्टी वाले में। जितना भी ये गार्ड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ होता है, थर्ड पार्टी कुछ भी गारंटी नहीं रहता है। कंपनी थ्रू रहता है तो गारंटी तो रहती है कि सेफ है। तो और ऑफिस आवर भी बड़े अजीब होते हैं थर्ड पार्टी में तो। हाँ, मतलब जो वो मतलब 3 शिफ्ट में रहता है हमारे, कि फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 6 बजे से 3 बजे तक, सेकंड शिफ्ट में मतलब 2 बजे से 11 बजे तक, और नाइट में 11 बजे से सुबह। तो जब आपकी जो पहली मेमोरी है, हाँ, एक बच्चे की तरह, वो आपने पापा को देखा कि पापा गार्ड की तरह जॉब करने जाते थे, ये मेमोरी है आपकी पहली? मतलब मुझे तो जब मुझे पहली मेमोरी जो मतलब फैमिली की है, वो एक सिंपल मतलब बहुत ही नॉर्मल गांव है, वडगांव बोल के है। हम बाद में शिफ्ट हुए थे रांजनगांव में, पहले वडगांव था। तो वहाँ पे एक चाल टाइप रहता है ना, चाल टाइप, तो उस वैसे एक रूम थी हमारी एक, वो, और वहाँ के बाजू में एक ZP स्कूल थी, और बाजू में एक ऐसे वेल था, वेल मतलब कुआं। तो वो उतना याद आता है मुझे। और तब मैं मोस्टली 3-4 साल का रहता हूँ, वो फर्स्ट मेमोरी है। और मुझे तब तो पता भी नहीं था पापा क्या करते हैं क्या नहीं, तब क्या समझ में आता है। और जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी जगह पे रहते हो तो आसपास के लोग भी ऐसी, हाँ, सभी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसी व्यवसाय कर रहे हैं, सभी तो आपको लगता है मैं भी नॉर्मल हूँ, क्योंकि आप इतनी ही दुनिया देखते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वही यही है दुनिया, सबसे पापा ऐसे ही काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ठीक है। सेम ही। फिर स्कूलिंग वहीं पे हुई? फिर हम वडगांव से रांजनगांव शिफ्ट हुए थे, तो रांजनगांव में स्कूलिंग हो गई मेरी 1st to 10th। तो एक स्कूल मतलब पास ही में था, गांव में ही था, तो वहीं पे स्कूलिंग हो गई। स्कूलिंग तो भी अच्छे से। मराठी मीडियम था स्कूल? 5th तक मराठी मीडियम था, 5th के बाद सेमी इंग्लिश मीडियम रहता। सेमी इंग्लिश? हाँ, वो भी तब पता नहीं था इतना ज़्यादा। स्कूल तो अच्छा था, मतलब अभी तो बहुत अच्छा है। मैं भी जब था तो अच्छा था स्कूल, मतलब सिखाते वगैरह सब रेगुलर सिखाते थे। स्कूल की कुछ मेमोरी, कैसे स्कूल जाते थे? स्कूल में मतलब मैं तो स्कूल में ऐसे मतलब मैं स्कूल मोस्टली 4th तक, मतलब 4th तक घर वालों ने एक मतलब ऐसे पढ़ाते थे। पापा मतलब सीखे नहीं थे ना, पापा का मतलब पापा का मतलब रिग्रेट ही वही है कि पापा को चांस मिलता था कि वो टीचर बन सकते थे, क्योंकि अगर वो पढ़े होते, क्योंकि ग्रैंडफादर तो हाँ, उनकी जगह नौकरी इनको दादाजी की जगह मिल सकती थी, हो सकता था, लेकिन पापा नहीं पढ़े, तो पापा को वही रिग्रेट था कि
नहीं, तो फिर पापा ने सोच लिया था कि इसको कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसका पढ़ने में इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, ऐसा था। तो पापा मम्मी दोनों पहले से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मुझ पे ध्यान देते थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ मतलब मैं फर्स्ट आता था। पढ़ाते पापा मम्मी थे बैठ के? पापा मम्मी कभी पढ़ाते थे, कभी मतलब एक ट्यूशन लगाया था, तो वहाँ पे ट्यूशन जाके वो एक मैम थी, वो उन्होंने बहुत मतलब बच्चे के जैसे पढ़ाते थे वो। तो यानी घर का सारा खर्च सिर्फ आपकी शिक्षा पे हो रहा है? हाँ, टीचर भी लगा पूरा है, पूरा स्कूल भी है पूरा, मतलब घर की सेविंग ही मैं हूँ। तो पापा ने फिर ऐसे फोर्थ स्टैंडर्ड तक फर्स्ट नंबर आता था, और फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बड़े हो गए, तो थोड़ा सा ऐसे ये हो गया कि अभी थोड़ा सा फन करते हैं दोस्त में, मतलब आजू बाजू में। फिफ्थ स्टैंडर्ड में जहाँ सब में से मार्बल्स वगैरह रहते हैं ना, हमारे इधर गोटिया बोलते हैं उसको। गोटिया? तो, हाँ, तो वो खेलते थे, और फिर मतलब दोस्तों के साथ वो झाड़ वगैरह रहते ना, उस कंचे खेलते थे हाँ आप गाँव में कंचे, जाके? वही उसी को मार्बल्स। अरे यार, हाँ, तो वो उसमें बहुत शौक था। हाँ। तो मैं वो दिन भर खेलते बैठता था, अच्छा, स्कूल आता नहीं है जाता कंचा खेलना था, तुम्हें? स्कूल नहीं जाता था। अभी आता है कंचा खेलना? भूल गया? अभी भूल, मतलब वो नक्का मुट बोल के एक रहता है, नक्का मुट। हाँ, तो वो खेलता, वो ज्यादा अच्छे से आता है। मेरे पास इतने मतलब 2-3 बॉटल्स ऐसे बड़े वाले भर के थे कंचा, तो वो था। और बाद में जो ऐसे जो आजू बाजू में दोस्त थे, और आजू बाजू में पेड़ पौधे भी थे, मतलब जो चिंच के पेड़ रहते, नीम के पेड़ रहते, तो उस पे वो पेड़ वाले स्पोर्ट्स भी रहते, तो वो भी खेल लेता था। तो वो होने के बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही चिल करके बस दिन भर खेलता था, स्कूल नहीं जाता था। और पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटने लगा? हाँ, हटने लगा, मतलब अच्छा पढ़ता था मैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से। पिताजी ने कभी बैठ के समझाया नहीं? मारा, बहुत बहुत मारा, ऐसे बेल्ट से मारा, ऐसे मिर्ची रहती है, मिर्ची मुंह में डाल दी डायरेक्ट, मतलब बहुत मार खाया मैंने। मम्मी से भी मार खाया है। मम्मी तो मतलब पीछे लग जाती थी कि पकड़ के लाती थी स्कूल भेजने के लिए, लेकिन तब समझ में नहीं आता था इतना, तो तब मैं मार खा लेता था, लेकिन नहीं जाता था स्कूल। लेकिन बाद में जाने लगा, मतलब मार खाने के बाद जाना पड़ता है, तो जाता था स्कूल। और फिर 8th स्टैंडर्ड के बाद फिर क्या हो गया कि ये भगवान की कृपा से होता है मेरी लाइफ में, कि जब भी मैं लो आता हूँ ना, तो एक कोई ना कोई टीचर आ जाता है भगवान के, मतलब भगवान के जैसे, और मुझे ऐसे पिक कर लेता है। तो 8th स्टैंडर्ड हो गया। 9th स्टैंडर्ड में एक ढोकड़े सर और ढोकड़े मैडम बोल के एक टीचर आ गए, 2 टीचर थे। स्कूल के? स्कूल के नहीं, क्लास था एक, तो वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जाने लगा, क्योंकि सब लगाते थे क्लास 9th 10th में, तो मैंने भी लगा दिया था, पापा ने लगा दिया था। 9th 10th में क्लास लगाया था, तो वो टीचर ने मुझे मेरा खुद का पोटेंशियल नहीं पता था, कि मतलब 4th स्टैंडर्ड तक फर्स्ट नंबर आया था, वो ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा कमी हो गया था, मतलब 8-9 नंबर आता था। तो वो सर और मैम ने पिक कर लिया कि ये बच्चे में पोटेंशियल वगैरह है, वो मोटिवेट भी करते थे, वो मैं उनका फेवरेट हो गया था। और जब अपन किसी के फेवरेट हो जाते हैं ना, तो अपने को और करने का मन करता है कि अभी इतना आया, इतना अप्रिसिएशन मिला, तो फिर और करेंगे। फिर मैं पढ़ने में ज़्यादा रुचि आ गई, तो 9th 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, और मैं 10th में 92% भी आ गए, और मतलब पूरे स्कूल में 3rd नंबर था। एकदम पॉइंट की बात बोली। मैं जब पेरेंट्स के साथ कभी सेशन होता है, अभिभावकों के साथ, माता पिताओं के साथ सेशन होता है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि बच्चे को डांट के अगर आप पढ़ा के 10 नंबर बढ़वा रहे हो, आप एक बार प्यार करके भरोसा कर दो, और एक बार उसकी पीठ थपथपा के बोल दो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, अब बेटा जो तू करेगा तेरे हवाले है, पर तू बहुत बढ़िया करेगा। जैसे ही आप पे कोई भरोसा करने लगता है ना, तो भरोसे का जो प्रेशर होता है वो डांट के प्रेशर से ज़्यादा होता है, कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ओनरशिप है, अब मुझे खुद करना है, कोई मुझे आके बोलने वाला नहीं है। तो ये जो आपने बोला कि एप्रिसिएशन जब मिलता है बच्चे को, और इस पर एप्रिसिएशन अगर टीचर से मिल जाए, माता पिता से मिल जाए कि बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं, तेरे 40 नंबर आए, अगली बार 60 आ जाएंगे, तू कर लेगा, तुम्हें भरोसा है, बच्चे का अंदर से एकदम अलग ही हार्मोन्स उसके रिलीज होते हैं कि अरे हाँ यार पापा भरोसा कर रहे हैं। और जब तक आप डांटते रहते हो तब तक उसे लगता है ये मेरा काम ही नहीं है। राइट। अच्छा, आपका काम है ये पढ़ना है, अच्छा आप कह रहे हो पढ़ना है, जिस दिन आप बोल दो बेटा बहुत भरोसा है, तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा करोगे, तो उसको लगता है अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी है। दैट हैपेंस। और ये छोटे बच्चों पे ये थ्योरी बहुत काम करती है।
ये दोनों टीचर एक ट्यूशन सेंटर के हैं। ट्यूशन क्या नाम है सेंटर इनके? ढोकरे सर और ढोकरे मैडम। ढोकरे सर और ढोकरे, हाँ, हस्बैंड वाइफ थे वो। अरे वाह। तो वही, और अभी बात वो होती है इनसे कभी? पत्रे के शेड में था। पतरे के शेड में। पत्रे के शेड में क्लासेस था अभी हमारा। बात होती है ढोकरे सर ढोकरे मैडम से कभी? नहीं, अभी तो मतलब कांटेक्ट ही नहीं है। 12th के बाद एक बार हुआ था, बाद में मैं मतलब नंबर भी नहीं मिला, और वो क्लासेस वगैरह छोड़ के, गांव भाई छोड़ ये के वीडियो चले गए। पहुंचाइए ढोकरे सर ढोकरे मैडम तक, है ना, ऐसा हो कि उनसे कनेक्ट हो पाए। फिर क्या हुआ? फिर 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, 92 घर वालों के लिए बहुत थे। मतलब 92 हमारे इसमें कोई मतलब मैं पहला था कि लेके आया। स्टॉल में उस आसपास के इलाके में किसी का नहीं आता तो? हाँ, और वो मतलब रिलेटिव्स से भी अप्रिशिएशन आ गया, पापा को इतने कॉल्स आ गए, इतने पापा मतलब प्राउड मोमेंट वही था कि 92 आ गए मेरे बच्चे के। पापा को लगा संघर्ष सफल हुआ है। हाँ, और पापा ने उस दिन 2-3 किलो के मिठाई बांटी थी। मतलब उतनी तो मैं अभी तक नहीं बांटी मैंने। कौन सी मिठाई चलती है उधर? मिठाई मतलब पापा ने बनवा के ली थी, खवे का रहता है ना। खौए। हाँ, तो खवे के पेड़े थे, तो वो बना के मतलब पहले ऑर्डर दिया था, 2-3 किलो का बनवाया था और फिर बांटा था। थोड़ा लेट हो गया था बांटने में, लेकिन वो बांटा था। और आपका सीना एकदम हाँ, चौड़ा हो पूरा। जाता है जिस दिन बेटा कुछ कर रहा है, तुरंत सीना चौड़ा हो जाता है। मम्मी मिठाई बटाओ सब में अब। मम्मी पापा ऐसे मतलब पूरा चेहरा ऐसे दिखता है ना, कि आंखों में दिखता है ना कि मेरे बेटे के लिए जो प्राउड रहता है, वो पूरा दिख रहा था उस दिन। बाप की पूरी सेविंग पूरी कमाई उसका बेटा ही है, उसकी बेटी ही है, वो मचा दे तो उसे लगता है हाँ यार सीना चौड़ा, अब मिठाई बटेगी। तो वही 10th में हो गया। प्राउड हुआ था उस दिन तुम्हें? मैं लिटरली मैं ऐसे रोता नहीं हूँ। हाँ। मतलब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ रोया जब मैं किसी चीज़ को मतलब पूरी शिद्दत से चाहता हूँ तभी रोता हूँ। ऐसे बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो नहीं रोता हूँ। तो उस दिन जब पापा की आंखों में देखा था, तब रोना आया था। दिखाया नहीं था पापा मम्मी को, लेकिन ऐसे बाहर अकेले में ही ऐसे आंखों में जब आते हैं ना कि हो गया, मतलब यार खुश हो गए रोता है पापा। लड़का बस ये है कि अकेले में रोता है, बिना आंसू बिना आवाज बिना चिल्लाए रोता है। रोता तो है लड़का भी। तो और पिताजी को खुश देख कर सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी का तो मैंने कभी मतलब ऐसे ये नहीं किया है कि मतलब मम्मी जो है ना, वो कंजर्व करके रखती थी मुझे, कि मतलब नहीं क्या ऐसे जो एरिया में रहता हूँ तो उसमें कैसे सीन है कि सिगरेट दारू नशा वो बहुत चल रहा है। मतलब बाजू के कॉलोनी में भी बहुत बच्चे ऐसे थे, वो सब करते हैं। मम्मी ने कैसे कंजर्व करके रखा था मुझे कि इसको नहीं, इसको मैं उसके दोस्तों के साथ भी नहीं घूमने दूंगी, इसको मैं अकेले ऐसे इसको अकेला रखूंगी, इसके दोस्त नहीं रहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बुरी संगत में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे रखा था। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। टीका लगा रखा था माँ ने आपको बुरी नजर से बचाने पूरा। मतलब मम्मी इतना ज्यादा ये करती है, कंजर्व मुझे अभी भी करती है कि मुझे बाहर जाने से पहले पूरा ये बता देती है ये है, ऐसे सबके साथ नहीं घुलने का है। 4 बार पूछती है कि अगर बाहर जा रहा हूँ तो किसके साथ जा रहा हूँ, और फिर कॉल भी रात में अगर लेट हो गया तो मतलब पूरा कंजर्व करके रखा है अभी भी। तो ऐसे रखा था, और फिर मतलब अभी भी वैसे ही है। तो मम्मी का वैसे था, तो वो भी कभी रियलाइज नहीं होता है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं उस टाइम पे वो कंजर्व नहीं हुआ होता, अगर थोड़ा भी इधर उधर घूम जाता, तो मतलब मैं स्टडी से घूम जाता डायरेक्ट पूरा। तो ये हो गया था। और कपड़े में जब एम्ब्रॉयडरी होती है ना, जब एक कोरे कपड़े में जब एक खूबसूरत डिज़ाइन बनती है तो लास्ट में लोगों को डिज़ाइन दिखती है, तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़े पे से सुई चुभ हो जाती है। राइट। तो वो दर्द सहना पड़ता है। राइट। माँ बाप भी चाहे अनजाने जाने में उनको वो सुई चुभोनी पड़ती है बच्चे के ऊपर कि लास्ट में वो डिज़ाइन बहुत सुंदर बन के आता है। वही तब वो थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, मैं दोस्तों के साथ घूम भी नहीं सकता क्या, ऐसे वगैरह, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वो 10th में वो प्राउड मोमेंट हो गया। तो उसके बाद फिर 92% थे, तो पापा को था कि इसको सिखाएंगे टॉप के क्लास में। संभाजी नगर में जो टॉप का क्लास था उसकी फीस थी 1.5 लाख, और उस टाइम पे 1.5 लाख बहुत थे। मतलब फाइनेंशियली मेरे स्कूल की फीस वगैरह वो 10,000 थी हर ईयरली, और अभी डायरेक्टली 1.5 लाख करने का, तो वो मतलब इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था तो वो पूरा। तो वो उस टाइम पे फिर पापा ने क्या करा कि
इसको सिखाना है तो टॉप में ही सिखाएंगे, इसका ये कर सकता है, ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस वगैरह। तो मैं मेरा एडमिशन करवा दिए टॉप के स्कूल में, टॉप के क्लासेस में। तो मैं वहाँ पे जाने लगा। स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म करता था स्टार्टिंग में, लेकिन स्कूल में कैसे हो गया, स्कूल में कैसे था कि मैं एक ऐसे बंधा हुआ था ना कि मतलब स्कूल जाना है, घर आना है, क्लास जाना है, घर आना है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं वगैरह, बस थोड़े दोस्त थे जो स्कूल के बनते हैं वो, और इतना ही करता था। और जब 11th के बाद गया मैं, और जो मेरा कैसे थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस जो था वो आजू बाजू में जो लोग दिखते थे उनके हिसाब से ही था, कि मतलब टी शर्ट पहन लिया, ऐसे कलर वाले शूज़ पहन लिए, और ऐसे थोड़ा सा मतलब कड़ा रहता है ना, वो कड़ा पहन के जाता था। तो ऐसे वो थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब गाँव वाला थोड़ा सा फील आ जाता था ड्रेसिंग सेंस में। तो वो क्लास था थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला, तो वहाँ पे वो मतलब जो टॉपर बच्चे थे उनके साथ तो मैच हुआ ही नहीं, और जो मतलब थोड़े से ऐसे राउडी टाइप बॉयज़ रहते हैं तो वो उनको मैं चल गया। तो मतलब उनके साथ कैसे उनको लगा कि ये अपने वाइब वाला है, तो वो साथ में रहते थे, हम सब ऐसे ग्रुप करके, तो उनके साथ रहता गया। बंटाई लोग। हाँ वही उसी टाइप। तो वो हो गया, तो वो सारे हम फिर बंक मारने लगे क्लास को, खाने को चले जाएंगे, आंसर कीज रहती है टेस्ट के पहले आ जाती है, ढाप लेंगे, टेस्ट लिख लेंगे, और क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। ऐसे बहुत करने मतलब जो नहीं करना चाहिए था आइडियली, पर वो फ्लो में कर लिया, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं था ना 10th के पहले कुछ बाहर भी कुछ रहता है। और इस वक्त पिताजी अभी भी गार्ड की जॉब कर रहे हैं कि अब कुछ और काम करने लगे थे जब तक आप 12th में आए? नहीं, पापा ने फिर वो मसाले का एक पार्ट टाइम जॉब, मतलब मसाला जो होलसेल से लेते थे और दुकानदारों को ऐसे पैकेट वगैरह बना के। मसाला मतलब हल्दी, धनिया पाउडर? नहीं, दालचीनी, इलायची, ऐसे शाहजीरा बोल के रहता है, वो मसाले के प्रकार रहते और हैं। फिर गार्ड की नौकरी छोड़ दी? नहीं, वो भी चालू थी, तो दोनों करते दो थे। शिफ्ट में काम कर रहे थे वो? हाँ, मतलब वो पहले गार्ड की नौकरी कर लेते थे, सुबह आके ये बेचते थे, क्योंकि वो मैनेज करना था ना पैसा। तो उसका तुम्हें गिल्ट नहीं होता था कि वहाँ बाप ये कर रहा नहीं, है तब और यहाँ समझ मैं में क्या कर रहा तब हूँ? सही में समझ में नहीं आता था। मतलब तब पता था कि पापा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं फील होता ना कि पापा इतना काम करते। मुझे लगता था कि यार काम करते हैं, और काम तो सबके पापा करते हैं, ऐसा था वो। ऐसा आपने स्पेशल क्या किया? सबके पापा करते हैं क्या होता है ना, बच्चे बोल देते हैं अरे आप हाँ, कौन सा स्पेशल कर रहे हो, सबके पापा करते हैं। वही वो उस टाइम पे फील ही नहीं था कि मतलब अगर आइडियली अभी मैं खुद को देखूं, अगर मुझे कोई बोले कि तुझे 15 घंटे काम करना है, 16 घंटे काम करना है, हाँ। तो मैं तो ना बोल दूंगा। मतलब वो और बहुत उस पैसे से प्रैक्टिकल। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना है। हाँ, वो भी मतलब अच्छे पे। अभी वो मुझे फादर का तो ये नहीं पता कि उनका दिल कितना बड़ा रहता है, लेकिन वो बड़ा तो बहुत रहता है, बहुत। क्योंकि 2 शिफ्ट में काम करना नॉट ए जोक। तो वो हो गया था, तो वही। और आप इधर ये सब कर रहे थे, फिर क्या हुआ? रियलाइजेशन कैसे हुआ? तो रियलाइजेशन हुआ ही नहीं जब मैं क्लासेस में था। तो लास्ट तक जब मैं क्लास ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले तक वो छुट्टी दे देते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो वो क्लास ख़त्म हो जाता है, फिर 4 महीने में घर आया। मतलब ऐसे घर से अप डाउन करता था मैं, लेकिन घर पे अकेले में टाइम नहीं मिलता था, तो घर पे आ गया। और फिर एक कोचिंग था, तो वहाँ पे जस्ट नॉर्मल गया था मैं कि स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे गया। और वहाँ पे फिर क्या मतलब कोचिंग में गया, और फिर वहाँ पे एक सर थे कि कुंदन सर बोल के है, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन हो गया था। और मैंने वो कोचिंग 10-12 दिन करके छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे फील नहीं आया था वो कोचिंग का। मतलब 3-4 टीचर थे, तो फील नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना था, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो कुंदन सर एक थे, तो उनने क्या करा कि उनने मेरे से कांटेक्ट करा था, और उनको मुझ में पोटेंशियल दिखा कि ये बच्चा कुछ तो कर सकता है। अभी मुझे नहीं पता, ये फिर से गॉड ग्रेस हो गया कि जब भी मैं लो में आ गया, गॉड की कृपा से कोई एक इंसान भगवान के रूप में टीचर आ जाता है और मुझे पिक कर लेता है। तो तभी कुंदन सर ने पिक कर लिया, और फिर मुझे सर ने 3 से 4 महीने फ्री में
घर पे बुला के पढ़ाते थे रात में। सर दिन में शिफ्ट में जॉब करते थे, रात में घर पे जाता था, पढ़ाते थे मुझे। तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे बहुत हार्ड दिखता था ना, तो वो उसके मैं हर दिन 100 क्वेश्चन लगाता था। हाँ, सर मुझसे क्वेश्चंस करवाते थे फिजिक्स के, मतलब सब करवाते थे। मैंने लिटरली उस टाइम पे मतलब 15-15 घंटे स्टडी करी होगी 3 महीने लास्ट के। तो उसी के बेसिस पे मेरी मतलब जेई क्वालिफाई हो गया था, जस्ट क्वालिफाई हुआ था, और सीईटी में अच्छे 90% आ गए थे। तो उसी के बेसिस पे आ गए थे। और वो सर का वो था, और वो टाइम पे सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया था, उस कॉन्फिडेंस में एक समझ में आ गया था कि मुझ में पोटेंशियल है, मैं सिर्फ भटक जाता हूँ। तो वो प्रॉब्लम हो गया, तो वो मुझे ध्यान में आ गया। अभी जो परसेंटेज भी थे, मतलब सीईटी में अच्छे आए थे कि जिसके बेसिस पे अच्छा कॉलेज मिल जाता था पुणे वगैरह में। तो लेकिन पुणे में कैसे हो जाता है कि फीस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉलेज की फीस भी है और हॉस्टल का रहने का। तो फिर मैंने वो उतना उस टाइम पे उतना समझ में आ गया कि इतना तो वेस्ट नहीं करेंगे अपन सिंपल कॉलेज रखेंगे, और जो अपने को करना है वो यही से करेंगे। तो हमारे इधर ही एक संभाजी नगर में कॉलेज था, MIT कॉलेज है। तो वहाँ पे गया, और वहाँ पे कॉलेज अच्छा था संभाजी नगर में। तो वहाँ पे फिर फर्स्ट ईयर में मैंने अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब मेरा 12th का एग्ज़ाम हो गया था, 12th के एग्ज़ाम के बाद जो मेरे दोस्त वगैरह जो बने, तो वो सब यूपीएससी के लिए इंक्लाइंड थे। तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट बन गया था। तो मैं प्रॉपरली उसी में घुस गया था कि उनसे मतलब करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे वगैरह। तो फर्स्ट ईयर मैंने पूरा यूपीएससी के लिए मतलब कॉलेज करता था, कॉलेज रेगुलर जो चालू है, लेक्चर चालू है, रेगुलर करता था। क्योंकि कॉलेज लाइफ तो मतलब 12th के बाद कॉलेज लाइफ जीना है, तो ऐसे नया एक्साइटमेंट रहता है कि आज कुछ तो नया सीखेंगे, आज कुछ नया दोस्त में रहेंगे, कुछ घूमेंगे ऐसे। तो 1 साल वो भी करा, और एक बाजू में प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। तो पूरे 1 साल में मैंने मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ लिया था, NCERTs पढ़ ली थी, बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिया था, और करंट अफेयर्स भी मतलब वोकैबुलरी अच्छी कर रहा था करंट अफेयर्स से। तो वो सब कर रहा था। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया था। तो लॉकडाउन में क्या हो गया कि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जॉब चली गई थी पापा की 4-5 महीने। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिस्क नहीं ले सकते अपन। यूपीएससी बहुत अनसर्टन थी, बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। क्योंकि अगर कोई 7 साल भी प्रिपेयर करेगा तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो हो जाए। तो वो अनसर्टेनिटी दिखी मुझे, और फिर मुझे एक रियलाइजेशन भी हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं होता हूँ ना, तो बैकअप नहीं है अपने पास कोई भी। तो मैंने तब सोचा कि अभी कुछ तो एक प्रॉपर ये करना है, कि कुछ तो करना है कि जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। तो उसके लिए मैंने फिर ऑप्शंस निकाले। एक था प्लेसमेंट, एक था गेट का मुझे कुंदन सर ने बताया, जो 12th में सिखाते थे। तो उन्होंने गेट का बताया, तो उन्होंने फोर्स किया कि तू गेट ही कर, क्योंकि गेट से तुझे मास्टर्स के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और जो IIT में तू MTech करेगा तो वो भी सेम लेवल का ही टैग रहता है और सेम वैल्यू रहती है इंडिया में। तो फिर मुझे याद आया कि अपना 12th में अपन ने 3-4 महीने मेहनत करी थी, तो अच्छा लाया था, तो अभी करूँगा तो हो जाएगा इस बार 100%। तो फिर मैंने वही तब से एक कोचिंग लिया था, प्राइवेट, और मतलब कोचिंग लिया था गेट के लिए, और फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उससे पहले सेल्फ स्टडी से किया था ट्राई, लेकिन नहीं हो रहा था। तो फिर कोचिंग ले लिया था। फिर से वो कोचिंग के लिए भी मतलब कोचिंग की फ़ीस थोड़ी हाई थी, लेकिन पापा ने फिर से ट्रस्ट दिखाया। मुझे नहीं पता कैसे दिखाते थे पापा, क्योंकि 12th में तो मिजरेबली फेल हो गया था। कुछ था नहीं कि जिसके बेसिस पे पापा ट्रस्ट कर सके मुझ पर। फिर भी पापा ने ट्रस्ट कर लिया कि ये बोल रहा है, ये कर लेगा। तो वो फिर से मैंने किया। फिर मतलब उस टाइम पे कोचिंग की फ़ीस भी 55-60,000 थी। पापा ने वो बोले कि भर देंगे, कुछ नहीं। तो वो भी कर लिया तो फिर लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उसका थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर दिया मैंने वो कोचिंग क्लासेस। तो वो अगस्त में ज्वाइन कर लिया, और फरवरी में एग्ज़ाम थी। तो ज़्यादा कोर्सेस वगैरह भी कंप्लीट नहीं हो पाए, और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है। डिसिप्लिन भी रखता है, कंसिस्टेंसी भी लगती है, क्योंकि इतनी शिद्दत से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करा था इससे पहले।
जो 12th के लिए किया था वो 2-3 महीने ही किया था, तो वैसे हो गया। तो तब प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम दी तो 0.33% से क्वालिफिकेशन बाकी रह गया। तो उसके बाद मुझे पता था कि नहीं हुआ तो भी क्या, अभी मतलब पढ़ाई नहीं है इतना प्रॉपरली, तो वो हो गया। लेकिन फिर वो होने के बाद मुझे एक रियलाइज़ हो गया कि अभी इस साल जो है ना वो 3rd ईयर का अटेम्प्ट था मेरा, अभी वो लास्ट फाइनल ईयर के लिए अटेम्प्ट बाकी था वो उसके लिए। तो उसके पहले मुझे समझ में आ गया कि इस साल कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। और मेरा सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया था कोचिंग का, लेकिन मेरे 3-4 सब्जेक्ट हो गए थे अच्छे से, तो वो 4 सब्जेक्ट और फिर जो बाकी है वो मैंने सोचा था कि अभी कोचिंग में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पैसे इतने वेस्ट नहीं कर सकता, तो यूट्यूब वगैरह से। तो वो मतलब जो वो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया था मार्च मंथ से स्टार्ट कर दिया था, और फिर 2023 का फेब का अटेम्प्ट था वो। तो उस महीने में मैंने फिर वो जो यूट्यूब पे क्रैश कोर्स भी आए थे, गेट वाला तभी लॉन्च हुआ था, तो तब यूट्यूब पे क्रैश यूट्यूब पे सर्च करते हुए मिल गया, किसी दोस्त ने बताया? नहीं, तब गेट वाला मतलब डायरेक्टली गेट के रिलेटेड कंटेंट था ना मेरा, तो यूट्यूब नोटिफिकेशन जो रिकमेंड करता है सजेस्ट में आ गया था। हमारी टीम ने लिख के दिया कि आपको यूट्यूब ऐड से देखा है आपने, ऐसा कुछ है? ऐड से तो नहीं, मतलब रिकमेंडेशन में ही आ गया था, तो वो यूट्यूब पकड़ लेता है एल्गोरिदम, क्या देख रहे हो तो हाँ, तो उसमें सजेशन में आ गया गेट वाला। तो गेट वाला क्या आ गया, और वो क्रैश कोर्स था 3 महीने बाद, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे फिर से। लेकिन क्रैश कोर्स में गेट वाला की टीम जो थी उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पूरा सस्ता था बहुत, फ्री था। अच्छा, यूट्यूब क्रैश कोर्स फ्री? हाँ, फ्री था और डीपली कवर किया था। 2-3 सब्जेक्ट तो मैंने देखे कि पेड बैच में भी जो है ना कोर्स, तो वही है, मतलब पूरे डिटेल्ड है, तो वो वहाँ से कर लिए थे 2-3 सब्जेक्ट, और बाकी इधर उधर से जो यूट्यूब वगैरह से सब ऐसे निचोड़ के बैठा था कि अभी एग्ज़ाम ये बार फोड़नी है। तो वैसे उस हिसाब से मैंने फिर अटेम्प्ट दिया था फरवरी 2023 का। उस टाइम पे मुझे पता मतलब मुझे 80 मार्क्स नहीं लाने थे, 70 मार्क्स नहीं लाने थे, मुझे था कि भाई टॉप 500 ला ले तू। तो टॉप 500 के लिए फिर मैंने मतलब उतना था कि उतना आ जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम देने गया तो मतलब क्वेश्चन देखे हुए थे, इजी क्वेश्चन पेपर था, सब सही था, लेकिन मैं दिमाग की जो प्रिपरेशन था ना कि मेंटली की, क्योंकि एग्ज़ाम जिस दिन था उससे 5 दिन पहले मतलब मेरे एग्ज़ाम चालू थे, फाइनल ईयर के सारे एग्ज़ाम चालू थे, वो चालू थे, उसका कुछ सीन भी नहीं था कि मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम है उससे कि वो चालू है। अगर मैं फेल भी हो जाता था, मैं रेडी था कि मैं उसको सप्लीमेंट्री में निकाल लूँगा, तो उसका और टीचर लोगों ने कॉलेज के उन्होंने भी सपोर्ट किया कि थोड़े प्रोजेक्ट वगैरह में मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, तो वो भी हो गया मैनेज। सिर्फ जो एग्ज़ाम के 5-6 दिन थे पहले, उस पर मेरा मेंटल प्रेशर इतना बढ़ गया कि अगर नहीं हुआ तो क्या, मतलब मुझे लाइफ ही नहीं दिख रही थी वो एग्ज़ाम के सामने, कुछ भी नहीं इमेजिन हो रहा था कि उसके सामने है क्या। तो वो 5-6 दिन में बस ओवर थिंकिंग और इसमें ही था कि कैसे पढ़ेंगे। पढ़ रहा था मैं, लेकिन वो जा नहीं रहा था दिमाग में। तो वो हो गया और फिर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स करके आ गया। मतलब 65 में से 55 अटेम्प्ट करा, लेकिन 10 का क्वेश्चन गलत कर दिया, और निगेटिव सिस्टम में यहाँ पे रैंक 1.33 में 100 रैंक गिर जाती है। तो ऐसे 6 मार्क्स का निगेटिव हो गया और कुछ क्वेश्चन छूट गए वैसे। तो उस दिन लिटरली मैं 4 साल में पहली बार बहुत रोया था कि मतलब एग्ज़ाम दे के आया, बहुत रोया। मम्मी थी वहाँ पे, मम्मी को पता है, पापा को पता है कि 1 महीना पूरा हर दिन रोता था कि मतलब मम्मी थी, मम्मी जहाँ पे भी दिखती थी, मम्मी ऐसे देखती थी ना तो रोना आ जाता था। और पापा तो मतलब पापा को ऐसे हो गया था कि इसका क्या होगा अभी, ऐसे हो गया था। 1 साल पूरा 1 महीना वो पूरा वैसे ही गया। तब वो एक जाकिर खान की एक कविता है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। तो वो एक मतलब वो दिमाग में चिपक सा गया था कि
पापा ने तब बोला था कि है क्या तेरे पास खोने के लिए, वो बता मुझे। ऐसे बोला था, मतलब कुछ था ही नहीं खोने के लिए ना, और पाने के लिए पूरा जहां था कि मतलब। तो उस टाइम पे वहां पे जाकिर भाई को मैं मैसेज कर देता हूँ कि एक बच्चा आपकी कुछ लाइन से काफ़ी मोटिवेट भी हुआ है। आपकी शादी में भी आए थे सर। हाँ, अभी दिल्ली में गए थे इनके शो में। बता देता हूँ, बड़े खुश हो जाएंगे कि एक बच्चा मोटिवेट भी हो गया इनसे। वो दिल के बहुत करीब लाइन है सर, हाँ। वो पोएम है पूरी। क्या है लाइन? मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ रहा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होता ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। देखिए कितने लोगों का रोल हो जाता है, बताइए। इन्फ्लुएंसर्स का इस लेवल पे भी इम्पैक्ट है कि इंसान दुखी बैठा है, कुछ लाइन किसी की मोटिवेट कर गई और वहाँ से पॉजिटिव हो गया। और कब कौन सी लाइन दिमाग को हिट कर जाए ना, वो नहीं पता। आप जैसे आपका एक स्टोरी में एक आरंभ है प्रचंड है, वो मस्तकों, वो आप हमेशा से सुनते, मतलब वो कान में आपके हमेशा रहता था। आपने एक स्टोरी में बताया वो था। सैनिकों को सुनाया जाता था वो गीत युद्ध में जाने के पहले, अच्छा। मोटिवेट करने के लिए था कि सैनिक लड़ने जा रहे हैं, तो उस टाइम राजस्थान में ये गीत बजा दिया जाता था। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के वो बहुत एनर्जेटिक है। अरे बहुत एनर्जी, तो लगता है आज जाके जान दे दूं मैं। तो योद्धाओं के लिए बना है वो गीत, योद्धाओं के लिए बना है। तो बड़े प्रिय हैं पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है, बड़ा प्रिय गीत है। खैर फिर क्या हुआ इसके आगे? तो फिर वही एक महीना, मतलब उस, और एक तो ये था कि उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज में। और मतलब वो उस टाइम पे प्लेसमेंट का सिनेरियो बहुत ख़राब था, क्योंकि कॉलेज में हमारे ज़्यादा प्लेसमेंट मतलब बहुत सिलेक्टिव आए थे इस साल, क्योंकि रिसेशन का टाइमिंग था। तो और उसमें मेरा हो गया था 3-4 कंपनीज में। लेकिन मैं इतना डिप्रेस था कि मुझे जो भी दिख रहा था मैं सबको रिजेक्ट करते जा रहा था। ज्वाइनिंग था मेरा एक 15-20 दिन में गेट के एग्ज़ाम के बाद, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और मतलब मैं रिजेक्ट करने से पहले पापा से पूछा था कि पापा क्या करना है। पापा मतलब 6 LPA का पैकेज बहुत रहता है हमारे लिए, तो बहुत होता है, मतलब 6 डबल LPA हो जाता है बहुत अच्छी मतलब पूरा ईयरली इनकम से डबल हो जाता है डायरेक्टली। और साइड मतलब पापा का भी अलग रहेगा, वो अलग रहेगा, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा बहन का पहला नौकरी लगा था 3,20,000 LPA। हाँ। और पूरे परिवार में वही एक जब कमाने जा रही थी, हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे, मम्मी बहन। पहली नौकरी लगी थी उसकी, और इसमें भी शुरुआत के 3 या 6 महीने 18,000 रुपये हाथ में आता था। पर हम लोग को लगा था कि हम लोग अमीर हो गए। घर के हालात ऐसे थे, 18,000 रुपये महीने आएंगे, अरे यार सब बदल जाएगा। तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 लाख। तो फिर तो मतलब लेकिन मेरा मतलब था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास सब था, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना वो नहीं थी। तो मुझे फील नहीं होता था कि एक कंप्लीटनेस नहीं आता था कि कुछ तो बाकी है मुझ में, कि जो नहीं है मेरे पास। मुझे वॉइड फील होता था खुद में कि कैसे नहीं हो रहा है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता है। मुझे देखना था कि 1 साल में ड्रॉप करूँगा, पूरी शिद्दत फिर से लगाऊंगा, और देखना था कि कैसे नहीं होता है। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे 1 साल करना है फिर से। तो पापा बोले ठीक है कर ले। मम्मी तो पहले से ही, मतलब मम्मी का था कि जिसमें तू खुश रहेगा ना वो चल जाएगा, तू मतलब ऐसे मत रहो, रोते मत बैठ, या ऐसे मतलब शांत मत बैठ। मैं कैसे ऐसे शांत कभी मम्मी ने देखा नहीं है मुझे कि मतलब मैं ऐसे शांत मुंह करके बैठा हूँ। तो एक महीने में मम्मी ने पूरा देख लिया था। तो वो तब मैंने वो जॉब छोड़ दी, और फिर से मैंने एक 2 महीने एक बार के एग्ज़ाम भी रहती है
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो उसका एग्ज़ाम दिया था, उसका एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो उसका इंटरव्यू था जून मंथ में। तो जून तक मैंने फिर उसका प्रिपेयर किया कि मतलब एक वो अच्छी एग्ज़ाम थी, तो मैंने उसका प्रिपेयर कर लिया, और उसके लिए गेट के ही सिलेबस रहता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर दिया। इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू भी मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा तो नहीं गया, क्योंकि वो सिलेक्शन रेट भी कम है, और इंटरव्यू थोड़ा सा मेरे लिए वो टफ गया था, तो वो नहीं हुआ था इंटरव्यू। लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर मैंने प्रॉपरली फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इस बार मुझे कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था। मैंने पराक्रम बैच ज्वाइन की थी, गेट वाला की। इस बार खरीद लिया बैच? हाँ। इस बार क्यों नहीं, यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ने का सोचा? नहीं, फीस मतलब नॉमिनल दी थी, 3,500 या 4,000 कुछ तो थी, ऑफर में चालू थी, तो वो परचेस कर लिया। और मुझे ऐसे था कि कुछ भी मिस नहीं करना है, तो फिर से मैंने गेट वाला का ले लिया। और जो मेरे टॉपिक बाकी थे, कि मतलब जिस टॉपिक में मतलब टॉपिक्स आते थे मुझे, लेकिन हर सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक छूट गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, छूट कुछ टॉपिक छूट गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे कुछ जो भी था सब मैंने रिवाइज कर लिया। अक्टूबर नवंबर तक सब रिवाइज कर लिया। नवंबर के बाद फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया। सब प्रॉपरली प्लान चालू था, सब सही चालू था। नवंबर से मतलब जो भी टेस्ट सीरीज दे रहा था, अंडर 100 रैंक आ रही थी, जो मॉक टेस्ट के रैंक्स रहते हैं, अंडर 100 आ रही है, 65+ आ रहे हैं, सब प्रॉपरली जितना मुझे फाइनल में एक्सपेक्टेड था, 65+, 65-70 एक्सपेक्टेड था, उतना चाहिए था मुझे, उतना आ रहा था। तो वो सब प्रॉपरली प्लानिंग से चल रहा था, और सब प्रॉपरली प्लानिंग से चल रहा था। और इस साल का अटेम्प्ट मैंने दिया, लेकिन क्या हो गया क्या पता नहीं, समझ में। 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन हो गए, तो वही एक हो गया। लेकिन फिर पर इस बार मैं रोया नहीं ज़्यादा, एक ही बार रोया कि मतलब हो। और इस बार मम्मी ने भी बोला कि ठीक है यार, भगवान को तुझे ना कुछ बड़ा देना है। 4 क्वेश्चन से इंटरव्यू शुरू हुआ, 4 क्वेश्चन पे कहानी पूरी। हाँ। उन्हीं 4 क्वेश्चन पे अब तो उसको छोड़ दे भाई। कहाँ जाना है यहाँ से? अभी IITs लिस्ट आउट किए कुछ, और टॉप NITs तो मिल ही जाएंगे। अगर 2-3 टॉप 7 IITs में है, वहाँ पे चांसेस बनते हैं। अगर भगवान की कृपा रही तो हो सकता है वहाँ पे। अगर कुछ भी नहीं रहा तो टॉप NITs तो फिक्स है, तो वहाँ पे जाऊँगा। और गेट का अगले साल फिर लिखूंगा। IITs अगर है तो कौन से होंगे जो लिस्ट में होंगे? IITs में IIT BHU है, रुड़की, खड़गपुर, और एक गांधीनगर, पटना, ये मिलते हैं। इनमें अप्लाई करूंगा। और MS का प्रोग्राम रहता है ओल्ड IITs में, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं। लेकिन उसका इंटरव्यू के थ्रू होगा प्रोसेस, तो उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे तो उसका इंटरव्यू थ्रू करूंगा। और NITs में त्रिची, वारंगल, सूरत कल तो मिल जाएंगे, तो मतलब कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। टॉप 3 NIT? हाँ, टॉप 3 वारंगल, त्रिची, सूरत कल, तो कॉलेज वगैरह तो अच्छा मिल जाएगा। तो घर वाले तो इस पे प्राउड है, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था, और रिजल्ट से बेटर वो जब फिजिक्स वाला का कॉल आया था, तुम्हारा इंटरव्यू है चंदन गुप्ता सर के साथ, ये रिजल्ट आने के एक चंदन सर से हो चुका आपका एक बार इंटरव्यू? हाँ, चंदन गुप्ता सर से हो गया। तो सर ने एक इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू दिया मैंने घर पे बताया नहीं था कि इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू लिया है मम्मा मेरा। वो बाद में एक दिन डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो ड्रॉप होता है, मीट रंगनाथ तगलपल्ले और AIR रैंक 911, और चंदन सर का और मेरा ऐसे फोटो था यूट्यूब पे। और वो वीडियो मैंने पापा को दिखाया, पापा उससे मतलब एक खुश हो गए। और वो सेकंड टाइम था जब मतलब मैंने बोला था ना 10th में पापा के आंखों में ऐसे प्राउड मोमेंट देखा था, वो सेकंड टाइम ऐसे फिर से मुझे एक बार फील आया कि अभी खुश है पापा। तो वो जो मोमेंट है ना, उस टाइम में सेकंड टाइम रोया था, जो मतलब खुद से पापा के सामने अकेले में, कि कर दिया है कुछ। तो क्या हो गया अब? क्या पापा को उम्र क्या हो गया? पापा की अभी 53, तो अभी 2-3 साल में रिटायरमेंट होता है, मतलब सिक्योरिटी का 58 पे होता है। 2-3 साल में आप हाँ जम जाओगे अब तो? हाँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि कुछ तो कर लेंगे। और गेट की रैंक रही अंडर 100, इतना कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब अभी तो मैं MTech कर लूँगा,
लेकिन एक बात खुद को डाल दी है दिमाग में कि अंडर 100 रैंक लानी है, कभी ना कभी तो लाऊंगा, मतलब उतना तो फिक्स है बिल्कुल आएगी साहब, बिल्कुल आएगी, जज्बा है वो तो लाना ही है। बेहतरीन। तो हमने सुनी रंगनाथ की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग, और मुझे लगता है एक बहुत ही जेन्युइन प्रैक्टिकल कहानी थी, जहां आपको कहानी के अंदर ऐसा नहीं दिखा कि ये बचपन से टॉपर थे या बचपन में कमज़ोर थे, बाद में पढ़ने में अच्छे हो गए। पूरी कहानी के अंदर मुझे एक बहुत ही सच्चाई मुझे देखी कि सच्चाई ये थी कि ज़िंदगी में इंसान का ग्राफ जनरली ऐसा ही होता है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे। ये वाला ग्राफ बहुत मुश्किल होता है। जनरली ग्राफ ऐसा होता है ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, फिर और ऊपर फिर नीचे, और वो पूरा ग्राफ आपकी कहानी के अंदर मुझे दिखा, जो कि बहुत ही ह्यूमन ग्राफ है, एक इंसान का ग्राफ है। एक आम बच्चा जो आज आपकी कहानी सुनेगा रिलेट कर पाएगा, हाँ यार ऐसा कुछ चमत्कारी नहीं है, ये भी भटक जाता था, ये भी दोस्तों के साथ घूमने लगता था, ये भी कंचे खेलने लगता था, फिर वापस आता था, पिता के लिए इसको फील होता था, इसको गिल्ट होता था, ये पढ़ाई करता था, एंड यू आर स्टिल फाइटिंग। इट्स नॉट दैट यू हैव मेड इट, अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, पर आप कल ले जाओगे। एटीट्यूड इज राइट, सुपर्ब एटीट्यूड, सुपर्ब। एंड सच्चाई है आपकी बातों के अंदर, आपकी कहानी के अंदर कोई कुक्ड स्टोरी नहीं थी कि मैं बहुत परेशान था, मैंने मेहनत की, ज़िंदगी बदल गई। अभी नहीं बदली, अभी कोशिश चल रही है, कई बार लगता है बदल जाएगी, फिर नीचे गिर जाता हूँ 4 क्वेश्चन गेट में वो गेट नहीं खत्म हो रहा है, उसको जाने देना है। बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद।